नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे रेगुलर कार्यक्रम 4 दिन बाद आप फिर से देख रहे हैं और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और विषय है आपका प्रिय केजरीवाल। तो हर्ष जी, जी, हमारे नमस्कार। प्रिय केजरीवाल जी जो हैं वो कैसे चल रहे हैं? उनकी आज की क्या हालत है? सबसे पहले तो आपको बधाई। जयपुर डायलॉग की जो समिट होती है एनुअल, उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रही। मैं लगातार देख रहा था आप सबके वीडियो, और सभी बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आपने बनाए। और स्वरूप संपत, उनको देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। और अच्छा। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में वो पहले कभी नहीं आई, लेकिन बड़ा वोकल आजकल रहती हैं नहीं, और काफ़ी हमारे उनकी। हमारे यहाँ तो आ चुकी थी एक बार। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैंने उन्हें पहली बार नोटिस किया। बाकी सब लोग तो जाने पहचाने चेहरे थे। वो सब तो रेगुलर आते ही रहते हैं, जो पत्रकार साथी हैं वो। आप बढ़िया काम कर रहे हैं। और वहाँ जो जयपुर में वामपंथियों का एक गढ़ बन गया था, उसमें आपने, जिसे कहते हैं ना कि विंडो खोलना, उसमें आपने एक विंडो तो खोल दी है। अब देखते हैं इससे जो है वहाँ फ्रेश जो एयर है वो कितनी आती है। और हम सभी का सहयोग समर्थन आपके साथ है हमेशा के लिए। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। तो आपने केजरीवाल साहब का जिक्र किया। अभी भी एक मीटिंग बुलाई हुई है केजरीवाल साहब ने, और शायद शाम तक वो मीटिंग होगी। उसमें उन्होंने जितने भी पार्षद हैं यहाँ के एमसीडी के, उन सबको बुलाया हुआ है। आपको याद होगा कि कल शाम भी एक बैठक हुई थी, जिसमें सारे विधायक बुलाए गए थे। और केजरीवाल जो है 2 नवंबर को नहीं गए थे ईडी के सामने, 3 दिन के लिए चले गए थे प्रचार करने के लिए। तो वो कल ही लौट कर आए थे, और कल उन्होंने दोपहर में एक प्रदूषण को लेकर एक औपचारिक सी बैठक की, और फिर उसके बाद वो अपना सरकार बचाओ अभियान में जुट गए थे। उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई। और ऐसा पहली बार हुआ कि विधायकों की मीटिंग बुलाई गई विधानसभा में, विधानसभा के एनेक्सी में। और उसमें किसी मीडिया को अंदर परमिशन नहीं किया गया, वरना उनके अच्छा। कार्यक्रमों में मीडिया वाले, जी हाँ, अंदर मीटिंग में क्या हुँ। हो रहा है ये किसी को नहीं पता था। बाद में आपने देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज बाहर आए और आतिशी आई। उन्होंने शाम 7:30-8 बजे के करीब, जब वो मीटिंग खत्म हो गई, तो उसमें उसके बारे में अपडेट कराया। इस बात को लेकर दिल्ली का जो मीडिया है वो बड़ा अचंभित है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हम लोगों ने, कुछ और पत्रकारों ने, इस बारे में तफसील से जानने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, कैसे हुआ। तो उसमें पता लगा जो चीजें, कि ये सब प्री प्लान्ड था। उसमें सिर्फ बैठक में ये कहलवाना था किसी विधायक के मुंह से कि साहब आपको भले ही ईडी अरेस्ट कर ले, लेकिन जेल जेल जाने के बाद भी आपको इस्तीफा नहीं देना है। आप तो संजय जी जानते ही हैं कि ऐसे मामलों हाँ, में किसी से जब कुछ जेल बुल से भी आप मुख्यमंत्री का पद हाँ चाहते हाँ, रहे। जी जी। तो दरअसल ये क्या है कि ये दरअसल केजरीवाल की इच्छा थी। उनकी अपनी जो इच्छा थी वो उन्होंने उसके माध्यम से कहलवाया। तो उन्होंने किसी भी विधायक से कहलवाया होगा, ये भी नहीं पता लगा कि किस विधायक ने शुरुआत की इस बात की, किस विधायक ने सबसे पहले इस बात का इनिशिएट किया। लेकिन जो मीडिया को बताया गया वो बताया गया कि सारे विधायकों ने, ये शब्द आप जरा ध्यान से सुनिएगा, कि सारे विधायकों ने हाथ जोड़कर केजरीवाल से कहा कि आप अगर जेल जाएं तो प्लीज इस्तीफा देकर मत जाएं। जैसे कि जयललिता, येदियुरप्पा, या और बाकी लोग गए हैं जो कभी भी हुए, या लालू गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना है। आप जेल में भी चले जाएंगे तो जेल से ही आपको सरकार चलानी है। और जो आतिशी हैं, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह एकदम फायर क्रैकर्स हमेशा चलाती रहती हैं, उन्होंने इसमें इसमें एक तड़का और लगाया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से ये अपील करेंगे कि हुँ। हमें कैबिनेट की मीटिंग करने की वहां परमिशन दे। बताइए, ये इनके लिए अब नया संविधान, इनका जेल में। संविधान नया लिखा जाए इनके लिए। तो ये बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ वहां पे, और ये सब बातें कही अच्छा। गई। तो इसकी जो आज अखबारों में भी कवरेज छपी है, मीडिया ने इसे जिस तरह से दिखाया है, उसमें तो वो तो एक वन वे ट्रैफिक है कि साहब ऐसे हुआ और मीटिंग में विधायकों ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना। लेकिन जो सीन के पीछे की बातें हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं केजरीवाल के, या जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों की ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं। तो उनका यह कहना है कि केजरीवाल को ईडी का समन हुआ,
उन्होंने जाने से मना करने से पहले ही एक चिट्ठी लिख दी कि साहब मैं तो इसे मानता ही नहीं हूँ, इलीगल है, गलत है, गैर कानूनी है, आप मुझे समन कर ही नहीं सकते हैं और ये राजनीति से प्रेरित है। तो अब जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें एक और समन आएगा, तो कायदे से अब 2 समन आ जाए तब भी केजरीवाल का जवाब ये रहेगा, 3 आ जाए तब भी यही जवाब रहेगा। तो इसमें अब जो आशंकाएं बढ़ गई है केजरीवाल की भी, आम आदमी पार्टी की भी, बाकी लोगों की भी, वो यही है कि अब तो सीधे ईडी आएगी, वो अब समन नहीं आएगा, ईडी की टीम आएगी। अब कैसे और आएगी, उठा अरेस्ट कर ले करने के जाएगी। लिए आएगी। जी बिल्कुल, जैसे वो कल इनके विधायक को पंजाब में उठा लिया बीच मीटिंग से। तो अब ये आशंकाएं इनके मन में घर कर गई हैं, खासतौर से पंजाब वाला मामला देखते हुए, जो गज्जन माजरा को उठाया कल वहां से। तो इसके बाद इन सब में दहशत है। उस घटनाक्रम के बाद ही ये दोपहर में कल मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें ये रणनीति तय की गई कि भाई देखिए, ये तो तय मान लो, केजरीवाल ने वहां साफ कहा कि ये तो तय मान लो कि मैं जेल जा रहा हूं, आज जाऊं, 10 दिन बाद जाऊं, 15 दिन बाद जाऊं, हफ्ते बाद जाऊं, महीने भर बाद जाऊं, अब बताओ आगे करना क्या है। तब उस समय ये सारी बातें वहां कुछ विधायकों से कहलाई गई और ये भी एक बात सामने आई है कि सारे विधायक इस बात से खुश नहीं है। कुछ लोग तो ये भी इसके पक्षधर थे कि भाई आप नॉमिनेट करो किसी को कि आपके बाद कौन रहेगा। जैसे कि होता भी है कानून में कि अगर आप जेल जाते हैं तो आप अपनी जगह किसी को लीडर बना के जाते हैं कि ये हमारा लीडर है, जैसे जयललिता ने बनाया था या लालू पहले राबड़ी को बना कर गए थे। तो ये सब बातें अरविंद केजरीवाल ने उन सब लोगों से कहलवाई जो मीडिया में बाहर आई है, और अब वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा। जी, ये तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्य है। ये तो हमारे जी पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें एक नया अध्याय लिखेंगे, यदि जी इस जी प्रकार जी। का कोई कार्यक्रम करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। हाँ और सही बात है, अब कितने समय तक उन्होंने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा, लेकिन ये बात अलग है कि मनीष सिसोदिया को तुरंत हटा दिया। हाँ। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सत्येंद्र जैन का ये था कि सत्येंद्र जैन के पास जो डिपार्टमेंट थे ना, वो ज्यादातर उनका जो चार्ज है वो धीरे धीरे दूसरे लोगों पे शिफ्ट कर दिया गया था। कैलाश गहलोत को दे दिया गया था और मनीष सिसोदिया में हुआ करते थे, कुछ फाइलें वो देखनी शुरू कर दी थी, तो इसलिए सत्येंद्र जैन को लेकर इन्होंने ज्यादा गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। लेकिन चूंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे और उनके तो हस्ताक्षर अल्टीमेटली हर चीज पर होने ही थे, तो इसलिए उनका तो फुल फ्लेज चार्ज जो है किसी दूसरे को देना ही था। वो मजबूरी हो गई थी उस समय इन्होंने जे दिया। अब इसके पीछे अंदर की बात क्या है, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं, उन्हें किस बात का खतरा था, आशंकाएं क्या थी, ये दूसरा मुद्दा है। और दूसरे मैंने तो कुछ जो इसके लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन सुनी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री भले ही आपके कोई डिपार्टमेंट नहीं हो आपके पास, लेकिन आप अगर जेल जाएंगे तो आपका लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि आपको जेल भेजा ही इसलिए जा रहा है कि आप जो रूटीन की मीटिंग्स हैं, लोगों से मिलना जुलना है, सरकारी फंक्शनिंग है, आपको उससे कट ऑफ किया जा रहा है। तो वो तो तकनीकी रूप से बन ही नहीं सकते बात कि आप कहेंगे मैं जेल में ही कैबिनेट की मीटिंग कर लूंगा, कौन वहां रोज आएगा। और दूसरा, जयललिता और लालू जो गए थे वो तो अपने यहाँ जेलों में रहे थे, स्टेट की जेल्स थी वो, वहां पे कुछ चीजें मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल में तो कुछ नहीं चलेगी इनके, केजरीवाल को कौन पूछेगा, जितने और हैं बाकी कैदी उसी तरह से केजरीवाल भी रहेंगे। तो इसमें कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी भी, नहीं, 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 केजरीवाल नहीं, भी नहीं, और ना, ना, इसमें 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 कैच है, इसमें कैच है। जो जेल विभाग है, वो दिल्ली की जो सरकार है उसके अंतर्गत है। लेकिन मेरे ख्याल में तिहाड़ जेल नहीं होगी, उसमें ना, ना, कुछ ना तिहाड़ कुछ जेल तो भी है, होगा। तिहाड़ जेल भी है, वो जो उसको सेंट्रल प्रिज़न बोलते हैं, लेकिन ये सेंट्रल प्रिज़न हम्म, हर स्टेट में होती है। हमारे राजस्थान में भी वो 8-10 सेंट्रल प्रिज़न है, लेकिन वो सब के हम्म। सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होती है। तो हाँ, केंद्रीय इसमें तो कारागार का अर्थ होता है उसका कि वो एक जो नहीं नहीं, एक्ट आप है, सही कह रहे हैं कि इसमें उसके शुरू में हुआ भी अंतर्गत था। वो एक सत्येंद्र जैन को अपग्रेडेड फैसिलिटीज भी एक दिलवाई गवर्नमेंट थी है। इन्होंने शुरू में। ये हाँ, देख, बिल्कुल आप दिलवाई याद थी। कीजिए, सत्येंद्र जैन को फैसिलिटीज दिलवाई थी और सुकेश चंद्र शेखर ने पैसा भी दिया था, मेरे याद आ गया, 20 लाख रुपए दिए थे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं जेल हम्म, विभाग हैंडल किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो है कर तो सकते हैं भाई, दिल्ली सरकार का मामला है। ये अलग बात है कि वो सिविल हम्म, सर्विसेज अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस के हम्म, माध्यम से जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बन गई, वो हाँ कैसे चलेगी फिर? हाँ, सही बात है। फिर उस उसका वो क्या चेयरमैन काम तो करेगी चीफ वो। मिनिस्टर है,
और बिल्कुल। उनके जो चेले-चपाटे जो हैं, वो तो चले जाए भले और को प्रयास कर लें कि साहब कोई मीटिंग-वीटिंग कर लेंगे। और भाई कह दें कि साहब कोई उनके ही जो जेल सुपरिटेंडेंट्स और जो पूरा जो आपका क्या बोलते हैं तिहाड़ जेल का जो बल्कि जो डायरेक्टर जनरल है वही वही तिहाड़ जेल संभालता है, डीजी जेल जो है दिल्ली का। तो वो क्यों सुनेंगे इनकी? हाँ, दिल्ली दिल्ली तो वैसे वही। ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी ही तो है और क्या है? हाँ, हाँ, वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तिहाड़ जेल में जो है इनकी सिर्फ यही तो इनका काम यही तो होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि साफ-सफाई करवा लो, रंग-रोगन करवा दो और क्या है। बाकी तो वहाँ पे आपको पता ही है कि वहाँ तो जो सिक्योरिटी है, पुलिस वाले भी बदलते रहते हैं, कभी वहाँ तमिलनाडु के लग जाते हैं, कभी कहीं के। वहाँ तो वैसे ही सारा कुछ अलग हिसाब-किताब है तिहाड़ जेल का तो। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। दरअसल इसमें यही है कि ये सब जब चीज़ें, संभावनाएँ वो जो आगे ईडी कैसे वाला जो काम केस करें। है उसकी क्या स्थिति है अब? उसके बारे में भी चर्चा कर लें जिससे पता चले कि भई कि हाँ, जैसे जब साफ-साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो चेन है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, हाँ, हाँ। तो ये आगे क्या करेंगे? अब उनको बेचारों को तो बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई। अब 6 महीने तक तो दोबारा बेल भी नहीं लगेगी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो उसमें तो इसमें तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा उनके लिए तो। अब तो असली मुद्दा तो ये आ गया ना कि जो केजरीवाल को समन हुआ है। इस बीच जो ये हुआ है नया डेवलपमेंट उसी दिन तो हुआ, जिस दिन मनीष सिसोदिया की जो बेल थी वो रिजेक्ट हुई और उनसे कहा कि भई अब आप समय दीजिए ईडी को, इसमें जाँच करने का। आप अगर वो स्लो चलते हैं तो आप फिर से अपील कीजिएगा। तो सबसे दिक्कत अब तो मेन मुद्दा यही रहेगा केजरीवाल वाला ही। केजरीवाल वाले को इसमें देखिए ये भी देखना होगा कि मेरा मानना है कि जैसे चुनाव चल रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को लेगी, या अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसे कैसे देखते हैं कि भई देखिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा तो दूसरा माहौल भी बनेगा एक, प्रतिपक्ष को जो हल्ला-गुल्ला करने वाला माहौल है, केजरीवाल की जो टीम है, वो भी हल्ला-गुल्ला करेंगे और दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये सब कुछ जो है 30 नवंबर के बाद हो। ये भी हो सकता है 3 दिसंबर के बाद हो जब रिजल्ट्स आ जाएँ स्टेट्स के। तो ये तो दोनों पक्ष एक दूसरे को वो देख रहे हैं। जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, और केजरीवाल भी उससे कि उस समय ये प्लान आएगा, ये चीज़ होगी तो परिस्थिति में ये प्लान होगा, इस परिस्थिति में ये प्लान होगा, उस परिस्थिति में ये प्लान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तो वेट एंड वॉच है। लेकिन ये श्योर हैं केजरीवाल और उनकी टीम कि अब ये अरेस्ट होगी केजरीवाल की। अब कब होगी ये देखने वाला मुद्दा है। और केजरीवाल जी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं सभी स्थानों पर। छत्तीसगढ़ हाँ, में तो वो हाँ। पूरी कैंपेन करके ही आए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी स्थानों पर भी करेंगे। तो अब उनका जो अलायंस होने वाला था, उसका क्या होगा? मैंने ये भी सुना है कि भगवंत मान जी जो हैं, वो अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं और वो केजरीवाल जी की बात नहीं सुन रहे हैं। वो केजरीवाल जी के कहने पर कांग्रेस से अलायंस करने को भी तैयार नहीं हैं। तो ये तो अम, हमने क्या पिछले वीडियो में भी पंजाब की डिस्कस आम किया आदमी था। पार्टी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएगी? जी, जी, ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि भगवंत मान तो जब से राघव चड्ढा की शादी हुई है और वो राज्यसभा की सदस्यता गई है उनकी, एक तरह से सस्पेंड ही चल रहे हैं जब से। तो उसके बाद से तो काफ़ी चीज़ें भगवंत मान ने अपने हाथ में ले ही ली हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। एकदम फैक्ट है कि भगवंत मान बहुत सारी चीज़ें अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मुद्दा यही है कि भगवंत मान भी क्या करेंगे इस मामले में? कोई भगवंत मान को तो उन्होंने पार्टी का कन्वीनर नहीं बनाया है कि आप संयोजक बन जाएँ पार्टी के, मुख्यमंत्री के तौर पे मैं जेल में से भी चलाता रहूँगा। तो यहाँ तो सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि एक व्यक्तिवादी मामला है। एक ही आदमी तक सेंट्रलाइज़ है, कोई लीडरशिप इनके पास है नहीं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? बड़ा एक पेचीदा-सा सवाल है इस समय। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसे असेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करेंगे केजरीवाल, इस मुसीबत को। और साथ में जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वो मैंने सुना है कि बद से बदतर होता जा रहा है। मैं तो संजय जी, इसीलिए बहुत बुरी हालत है। पूरी सर्दी में दिल्ली आना अवॉइड करता हूँ। आप एक बताइए, अब से 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 7 साल से भी नहीं, 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सब लोग अपने प्रोग्राम बनाते थे कि नवंबर में दिल्ली चलेंगे। आप याद कीजिए, साउथ वाले सब लोग दिल्ली में आते थे घूमने के लिए
और टूरिस्ट इतने आते थे यहाँ पे कि भाई लाल किला भी देखेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो सब पॉसिबल नहीं होता, इतनी गर्मी में ये सब चीज़ें घूम पाना, बहुत गर्मी होती है दिल्ली में। तो लाल किला घूमेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, फलाना देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे, प्रधानमंत्री संग्रहालय बन गया। सबसे अट्रैक्शन का तो केंद्र इस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय है। आप भी कभी आइए तो देखिए, नंबर 1 चीज़ बना दी है वो, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, जो उसका अंदर मेंटेनेंस है लाजवाब है। तो सब लोग आते थे इस समय। होटल कारोबारी परेशान है कि साहब दिल्ली के बारे में रोज खबरें छपती हैं, यहाँ होटल की बुकिंग नहीं है, रूम खाली पड़े हुए हैं, वरना इन दिनों तो फुल ऑक्यूपेंसी पे चलते थे सारे के सारे होटल। तो बहुत बिजनेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत। देखिए कल श्रीलंका का और बांग्लादेश का मैच था यहाँ, जी। फिरोज शाह कोटला, अरुण जेटली जिसको आप कहते हैं ग्राउंड में, उसमें तो उसमें अंपायर्स को एक वो जो AQI नापने वाला मीटर है वो दिया गया था, क्योंकि इससे 2 दिन पहले जो टीम प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे श्रीलंका की और बांग्लादेश की, वो मास्क लगा के प्रैक्टिस कर रही थी। अब आपको पता है कि खिलाड़ी मास्क लगा के कैसे करेगा, वो तो दौड़ तो सकता नहीं है मास्क लगा के, पसीने आ जाते हैं उसमें, दम घुटने लगता है। अगर ज्यादा एक्टिविटीज आप करेंगे, ऑफिस में तो बैठ सकते हैं आप एसी चला के कि मैं मास्क लगा लूं, लेकिन फिजिकली जब आदमी वर्क करता है उसे पसीने भी आते हैं, दौड़ना भागना होता है, उसे ज्यादा सांस की जरूरत होती है। तो उसमें ये तय हुआ था, यहाँ पर जो ये स्टेडियम था उसके चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी, और उनसे जितने भी आसपास पेड़ थे उन पर लगातार पानी छिड़कवाया जा रहा था। ग्राउंड के चारों तरफ भी पहले ही पानी छिड़क दिया गया था। ग्राउंड में जहां लोग बैठे रहते हैं वहां पर सारे में सुबह के शाम ही रात को ही पानी चला के वहां से धूल मिट्टी सारी साफ कर दी गई थी। और ये तय हुआ था अंत में कि देखिए जो अंपायर है उनके पास वो मीटर होगा, और उसमें जैसे ही 200 से ऊपर मीटर वो जाएगा तो फिर अंपायर कंसल्ट करेंगे खिलाड़ियों से, जो ऑन फील्ड खिलाड़ी हैं, कि भाई आप बताइए आपको अगर खेलने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैच रोकें, वरना इस मैच को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप समझिए कि मैच थोड़ा सा कल का पेचीदा मैच था, आपको पता ही है, बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसमें कल के मैच में। एंजिलो मैथ्यू जो टाइम आउट दिए गए इसमें, तो खिलाड़ियों को, दोनों ही टीमों को ये मैच जीतने की डेस्परेशन थी, क्योंकि इसके 2 अंक के आधार पर अगली 7 जो टॉप की 8 टीमें हैं वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी। तो दोनों ही टीमें इस मैच को जीतना चाहती थी, तो इसलिए किसी ने इस मैच को कैंसिल नहीं कराया, वरना कल ये मैच कैंसिल होने की नौबत थी। इतना बुरा हाल है। और आप घर से निकलते हैं दिल्ली में, अगर आप मेट्रो में सफर नहीं कर रहे हैं या आपके गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है अंदर, आप ओपन में हैं, कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो आपको तुरंत गले में खराश महसूस होगी, क्योंकि सांस के साथ, नाक के साथ आपको इतना ज्यादा पार्टिकल्स उसके जो पोल्यूशन के चले जाते हैं कि वो आपके गले में, कुछ लोगों ने तस्वीर भी दिखाई उसकी सोशल मीडिया पे, गले में काला काला स्पॉट बन जाता है। तो या तो आप रेगुलर गरारे करते रहें या फिर मास्क लगा कर रखें। बहुत खराब कंडीशन है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और अब ये ऑड इवन का कह रहे हैं कि 13 से और 30 नवंबर के बीच में लागू होगा। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं ऑड इवन को लेकर, उसके उसके अनुरूप प्रोग्राम बनेगा। तो बड़े मुश्किल समय है इस समय दिल्ली वालों का, बहुत कठिन समय है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की हियरिंग में तो इनसे कहा कि भैया ये तो बताओ कि ये ऑड इवन से फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, वो तो पराली का पराली है। का, बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप। पराली के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता कि भैया कौन जी जी जी। आपके बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे? देखिए आज आज 2-3 दिन से, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इनका एक ट्विटर हैंडल है, वो आपका मेहता, दारूबाज मेहता के नाम से, वो अरविंद केजरीवाल ही चलवाते हैं उसको। उसमें 2-3 दिन से आप उसके ट्वीट्स अगर देखेंगे तो उसमें पंजाब सरकार ने पिछले कुछ महीनों में पराली ना जले, उसको ना जलाया जाए, उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसे लेकर ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब तक इनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, तो तब तक तो ये हल्ला मचा देते थे कि देखिए साहब ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना हो गया है, ढिमकाना हो गया है, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। तो इस बार तो ये फंसे हैं बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। दिवाली हर साल होती है, दिवाली से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब ये तो शुक्र मनाइए कि इन्होंने अब तक ये नहीं कहा कि इस बार पटाखे ना चलाएं, वरना पिछले 2 साल से तो केजरीवाल यही कहने लगते हैं कि इस बार पटाखे ना चलाएं। अपील करते हैं, वैसे ये तो दिल्ली सरकार ने तो सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा रखा है। हाँ, लेकिन ये जबकि तो जो लोगों से कहते सुप्रीम भी कोर्ट का हैं। जो बैन है, आज भी चर्चा हुई थी उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया हुआ है, वो बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों पर लगाया है, बाकी और किसी पर उसका बैन नहीं है। हाँ लेकिन दिल्ली वाले जो हैं,
दिल्ली की सरकार ऐसी है जो हर तरह के पटाखे पर बैन लगा देती है। ना हाँ, तो ये तो कहते हैं पंजाब की पटाखे लगाती है, चलाइए ही ना मत। हरियाणा की हाँ, लगाती है, ना यूपी की लगाती है। ये जी। हर तरह के पटाखों पर बैन लगा देते हैं, जैसे कि सब कुछ जो है वो पटाखों से ही होता हो। हाँ, और जबकि अब ये अभी तो बिल्कुल बताइए ना, स्पष्ट है दिवाली कि अभी जो हुई भी बैन नहीं है, है। वो बेरियम अभी तो साल्ट दिवाली वालों पर कितनी, है। जी, जी, दिवाली अभी देखे ना कितनी दूर है, अभी तो दिवाली 1 हफ्ता दूर है और अभी से इतना प्रदूषण हो रहा है, तो आप दिवाली पटाखों को कैसे इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं? ये तो शुरुआत पहले से ही हो जाती है। दिवाली से तो 15 दिन पहले ही ये स्थिति खराब हो जाती है। तो आप केवल दिवाली के पटाखों को इसके लिए कैसे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये एक्सपोज़ हो रहे हैं इसमें। आज आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि धान की खेती बंद कराओ हरियाणा, पंजाब में। और मेरे विचार से बात बिल्कुल सही है। ये स्थान हुँ। कभी धान की खेती के लिए बने नहीं थे। ये धान की खेती करते हैं, अच्छा वहाँ पर एक और लॉ लागू है, जिसमें वो खेती तब तक वो मेरे ख़्याल से 15 जून से पहले वो बुवाई आरंभ नहीं कर सकते। तो वो हो जाता है लेट और जब तक इनकी पूरी की पूरी कटाई होती है, तो इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद जो आपके पारंपरिक तरीके हैं, वो उनके पास उतना समय नहीं बचता कि उससे वो खेत खाली करके और गेहूँ रुक के गेहूँ की बुआई कर सकें। इसलिए वो सब ये करते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। धान की खेती के लिए तो एक इसके लिए तो जो 100% सरकार खरीदारी करती है, उस वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। जैसे कि यूपी में देखिए, पहले धान यहाँ भी होता था, पूरे वेस्ट यूपी में, यहाँ भी बहुत लोग धान लगाते थे। एक तो थोड़ा-सा पानी, बारिश कम होने लगी और उसके बाद जब से यहाँ पर शुगर मिल लगी वेस्ट यूपी में, सब 100% सब लोग गन्ना ही लगाते हैं। तो गन्ना तो लगभग पूरे साल ही घेर के रखते हैं खेतों को। तो गन्ना और फिर थोड़ा बहुत बचता है, वो काम चलाऊ लोग गेहूँ लगा देते हैं। तो धान यहाँ तो कोई लगाना बंद कर दिया लोगों ने, तो निश्चित रूप से अब तो ये हरियाणा और पंजाब का ही मसला रह गया है धान का। और दिल्ली के जो क्लाइमेट है, उसका सीधा-सीधा कनेक्शन इसी से ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब ठंड आती है, तो वो देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड की जो बर्फबारी होती है, उससे चलती है। और इसकी जब ठंड आती है दिल्ली की, तो शिमला में जब बर्फबारी होती है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, वो कंपैरेटिवली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इससे ज़्यादा जुड़ी हुई है दिल्ली की। तो निश्चित रूप से उधर की हवा आती है, तो यहाँ पॉल्यूशन रहता है, जाम रहता है। आप देखिए कि लगभग 12,000 12,000 फार्म फायर्स एक हफ्ते में एक या 1 तारीख से 6 तारीख तक में ये पंजाब में हुई और कल के बल्कि आज 6 तो आज है ना? आज 7 है। तो आज 7 है तो 6 तारीख हुँ, को 2060 हुँ। और क्या हमारे केजरीवाल जी और ये सब जो हैं कह रहे थे हरियाणा क्या कर रही है? हरियाणा से आती है। कल का देखा आपने अगर हाँ, सही बात कल है। कल और ये टाइम्स तो नाउ बड़ा पे चल रहा ईज़िली था है, कि इसमें तो सैटेलाइट एक पिक्चर वहाँ आती पिक्चर वहाँ खींच जाती है, उसमें पता 190 लग थी जाता है। और पंजाब में हुँ। 3000 थी, कल की बात है। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में उतना उतना धान लगता भी नहीं है जितना पंजाब में लगता है। हरियाणा में तो कैप्टन अमरिंदर के टाइम से ही जिस तरीके से खरीद होती है इसकी, वहाँ तो ये कृषि कानूनों का जो विरोध हुआ था, मेन ये धान की फसल की वजह से ही हुआ था, कि कहीं दूसरी तरफ चीज़ें डाइवर्ट ना हो जाएँ, क्योंकि इसमें ये भी कांसेप्ट था कि भई आप एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़े हो? धान के अलावा किसी और चीज़ की भी खेती कर लो। लेकिन तो जिस तरह से यूपी के किसानों को बंधा-बंधाया गन्ने का पेमेंट मिलता है, वो सब उसी पे हो गए हैं निर्भर। उसी तरीके से वही स्थिति सेम पंजाब में है। वहाँ धान के अलावा कोई कुछ बोना ही नहीं चाहता। क्यों? उन्हें पता है कि सरकार खरीद लेगी, रेट मिल जाएगा बढ़िया, घर बैठे-बैठाए। तो उसमें कोई उठवाना भी नहीं चाहता। बीच में ऑप्शंस आए थे कि पराली को ये उठा लेंगे, फलाँ गत्ता फैक्ट्री ले जाएगी, लेकिन उसके भी चक्कर में लोग नहीं पड़ना चाहते, वेट नहीं करते, वो आग लगा देते हैं, वहीं फूँक देते हैं, खेतों में ही। मेरे विचार से तो सरकार को इसका ये पूरा का पूरा बैन कर देना चाहिए कि आप खरीद करेंगे ही नहीं। खरीद ही नहीं करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी। वो तो था ही। सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर की चीज़ें बैन करता घूमता है। सिर्फ़ एक लेकिन छोटी-सी चीज़ बैन करनी है, हाँ, धान लेकिन की वो खरीद। वोट वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, करेगा कौन इसमें, आप बताइए ना? तो स कोई वो सुप्रीम कोर्ट को क्या उसी पड़ी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारी तो इसी तरह से सोचती है ना। सुप्रीम कोर्ट तो पॉलिटिकल डिसीजन लेके, सुप्रीम कोर्ट को आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की क्या पड़ी है कि साहब राघव चड्ढा को आप माफी दे दें, धनखड़ साहब, और ये युवा है, इसे बेचारे को माफ कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट को कहने की क्या जरूरत है, आप बताइए? नहीं, वो तो इन्होंने सुप्रीम कहा कोर्ट चाहें तो।
नहीं तो आप बताइए ना, ये तो एक तरीके से आप उनकी जो है सिफारिश कर रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का सिफारिश करना काम थोड़ा ही है, आपको तो गाइडलाइंस के हिसाब से आप चलिए। जब आप देखिए, आप याद कीजिए, सोमनाथ चटर्जी ने मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की उसको जो आई थी उनके पास चिट्ठी, उसे पढ़ने से मना कर दिया, कहने लगा ये मेरा 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 क्षेत्र है, मेरा जुरिडिक्शन है, आपको क्या मतलब है मुझे, आप इसमें कुछ भी आप किसी तरह की सलाह देंगे। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट खुलेआम कह रही है कि साहब राघव चड्ढा है और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप दिवाली से पहले उनसे समय मांग लें, और हम बताइए वो जगदीप धनखड़ को क्या करना चाहिए ये भी बता दे रहे हैं कि साहब आप देखिए युवा है, ये पहली बार का सांसद है, आप इसके प्रति जो है सिंपैथेटिक अपना थोड़ा सा रहिए, अपना रवैया सहानुभूति दिखाइए, इससे माफ कर दीजिए इसको। तो कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है इस समय, क्या करें। वो कुछ भी कर सकती है ना। आज ये भी तो आज कहा, कल कहा था शायद, कल जब इसकी हियरिंग हो रही थी गवर्नरों वाले मामले में। पंजाब गवर्नर वाले की, तो कहा कि साहब यू आर हाँ अनइलेक्टेड। हाँ अरे भाई, हाँ। व्हाट अबाउट यू? आपको किसने इलेक्ट किया है, आप कौन सा चुनाव जीत के आए। आप संजय जी बताइए, किरण रिजिजू ने क्या गलत कहा था, जब किरण रिजिजू रॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था कि भाई अदालतों को जनता के सामने फेस नहीं करना है, हमें हर 5 साल के बाद जनता से जाके वोट मांगनी है, आप तो कुछ भी कर देते हैं यहाँ बैठ के, हमें तो जनता को मुंह दिखाना है, हमें तो जनता के बीच जाना है। तो किरण रिजिजू ने क्या गलत कहा था, सही तो बात है। और अपना यहाँ तो नेपोटिज्म चल रहा है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है, आप आपसे ज्यादा कौन जानता होगा इस बारे में, किस तरीके से यहाँ जजेस की वैसे नियुक्तियां आपका किस क्या तरह। असेसमेंट है, जरा पॉलिटिकल असेसमेंट बताएं। ये यदि केजरीवाल जी को मान लीजिए जेल हो जाती है, तो इसका राष्ट्रीय परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, और यदि नहीं भी होती है तो राष्ट्रीय परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, इंडी अलायंस का क्या होगा? तो जरा इस पूरी परिस्थिति का थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण भी करें। देखिए, इसका राजनीतिक विश्लेषण इस तरीके से है, अगर सरकार इस मामले को लेकर अपना मन बना चुकी है कि हमें केजरीवाल को अरेस्ट करना है, अंदर डालना है, तो फिर उन्हें विधानसभा चुनाव जो इस समय चल रहे हैं इनका भी इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी कर दें जो भी करना है, अगर डिसीजन आपने ले ही लिया है तो। और इसका असर देख लेंगे अभी क्या हो रहा है, अभी इसका कोई असर है या नहीं, और बेहतर है कि अभी तुरंत से तुरंत ये मामला हो और इंडिया अलायंस की भी परीक्षा हो जाए, कि देख लें कि इसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां क्या स्टैंड लेती हैं केजरीवाल के लिए, बाकी लोग क्या करते हैं, इसका बिल्कुल भी वो नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, इसमें तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ऑप्शंस की बात करें तो विकल्प इसमें राष्ट्रपति शासन का ही बनता है। अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे, इस्तीफा देंगे नहीं, लीडर कोई दूसरा होगा नहीं सरकार चलाने वाला, एलजी लिख देंगे होम मिनिस्ट्री को कि साहब ये लिखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ सरकार है नहीं, मुख्यमंत्री जेल में चला गया है, और आप डिसीजन लीजिए, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मुझे तो इसकी पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है राष्ट्रपति शासन की भी, कि अभी कर लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी उतना नजदीक भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस चीज को टेस्ट ही करना चाहती है और देखना चाहती है वास्तव में, अगर ठान ही लिया है केजरीवाल को सबक सिखाने का, तो अभी करना चाहिए तुरंत, इसी सप्ताह, पोलिंग होने से पहले ही। आज हालांकि छत्तीसगढ़ में पोलिंग हो रहा है पहले चरण का। वैसे आप क्या सोचते हैं, दिल्ली की जनता जो है वो क्या, वो वाकई में दिल्ली में एक इस प्रकार की सरकार चाहती है कि साहब यहाँ पर असेंबली हो? यदि असेंबली नहीं होगी तो दिल्ली की जो जनता है वो बहुत दुखी हो जाएगी, ऐसा है क्या देखिए कुछ? देखिए ऐसा है संजय जी कि दिल्ली का जो स्वरूप है पिछले 2-3 दशकों में, मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बार जब दिल्ली आया था तो 82 के एशियन गेम्स यहाँ पे होने वाले थे, मेरे फादर मुझे घुमाने के लिए लाए थे कि बड़ा अच्छा माहौल है, नई नई चीज़ें बन रही हैं, सड़कों का रिनोवेशन किया जा रहा है, स्टेडियम बने थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये सब। उसके बाद से क्या हुआ है कि दिल्ली में मेरा मानना है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, इसके बाद क्या हुआ है कि दिल्ली में बाहर के लोगों की आमद बहुत बढ़ी है। जो दिल्ली में एमएनसीज के ऑफिसेज खुले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं, उनके गोदाम, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगने लगी हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि दिल्ली का जो आबादी का रेशो है ना, वो बिगड़ा है। जो बाहर के लोग हैं वो अब दिल्ली को ज्यादा गवर्न कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग जॉब्स में भी आ चुके हैं, आधिकारिक पोजीशन में भी हैं, राजनीतिक रूप से भी। अब आप देखिए ना कि यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को बना देती है, जिनका दिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं है, वरना
खुराना साहब, विजय कुमार मल्होत्रा, वो सब लोग हुआ करते थे एक समय यहाँ पे। तो यहाँ पे अब चीजें बदल गई हैं। और ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई है अचानक ही, जिसे कहते हैं कि साहब ये जो मूवमेंट था, ये मिडिल क्लास का मूवमेंट था अन्ना हजारे वाला। तो मिडिल क्लास में इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा बाहर का आदमी रह रहा है। और जो बाहर का आदमी रह रहा है, जिसकी एक ऐसा वर्ग उसमें सबसे ज्यादा है जिसकी जो तनख्वाह है वो 10-20 हजार रुपए के आसपास है। इतना अर्न कर पाता है। अगर उसकी अर्निंग में अब बिजली पानी ये सब उसे, या डीटीसी की बस में सफर फ्री मिल जा रहा है, राशन फ्री मिल जा रहा है यहाँ पर, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ पर सरकार अपनी बना रहे हैं और बढ़िया मैंडेट के साथ बना रहे हैं। तो ये तो टेस्टिंग टाइम है। इसमें तो सरकार को सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस टेस्ट से गुजरना चाहती है। तो देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क है। अब आप बताइए, येदुरप्पा को हटाकर क्या फायदा मिला बीजेपी को? वहां कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने रिस्क उठाया, डिसीजन लिया। तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को वो कैसे हैंडल करे। या तो कॉम्प्रोमाइज करते रहें, जैसे चल रहा है चलता रहे, तो ऐसे तो केजरीवाल ही बनते रहेंगे बार बार, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ। तो पहले तो इसमें प्रयास ये हुआ है लंबे समय से जो अब चल रही है कि जो इमेज को डेंट करने का काम है वो तो हो ही चुका है, अब उसका टेस्ट कर लिया जाए। तो मेरा मानना है कि इसमें टेस्ट किया जाना चाहिए, और अभी ये उचित समय ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी दूर है। उससे पहले फीडबैक भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजों से फीडबैक भी लिया जा सकता है इसका। कुछ इसी तरह की चीजें बनती हुई नजर आ रही है। तो लेकिन वैसे यदि देखा जाए कि आज भी जो स्थिति है, जो नया ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद वो बिल आकर वो एक्ट के रूप में भी परिवर्तित हो गया। उसको एक्ट के रूप में परिवर्तित होने के बाद में जो इस समय जो स्थिति है दिल्ली की, उसमें तो जो मुख्यमंत्री भी है या जो सरकार भी है, वो एक लूली लंगड़ी सरकार की तरह ही है। अब वो हाँ, इतनी अपनी मर्ज़ी से सारे काम उस प्रकार नहीं कर सकती जैसे पहले करती थी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पता है कि भई उनका करियर मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। नहीं है। जबकि जो कि किसी भी पूर्ण राज्य में ब्यूरोक्रेट का करियर मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे उसकी वो एनुअल रिपोर्ट हो, दोनों में। तो जब आपने इसको लूला लगड़ा कर ही दिया है, तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दें। बिल्कुल। ये तो बहुत इससे तो लेकर बड़ी चर्चा हुई है। अभी हम एक कार्यक्रम में थे यहीं दिल्ली में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वहां कुछ लोग जुटे हुए थे उसमें। 3-4 दिन पहले की बात है, एक बुक लॉन्च में हम गए थे, तो वहां भी यही केजरीवाल का जिक्र हो रहा था। कुछ सीनियर लोग आए थे, कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग भी थे। उन सब लोगों का तो यही कहना था कि अब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे वहाँ 370 हटाई और जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया, यहाँ हो सकता है कि उसे इरेज कर दिया गया है, उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया जाए। इस बारे में भी अगर केंद्र अगर इनिशिएट कर ले, ये तो लोग मान के चल रहे हैं कि ये भी संभव है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है इसमें। वो कैसे करेंगे उसको? तब ये तो मामला है, अब जैसे भी करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू, जिस जिस तरह भी करेंगे। पहले भी तो नहीं थी यहाँ पे, पहले भी कहाँ थी यहाँ पे, पहले थी नहीं। पहले नहीं थी, लेकिन वो 239 डबल ए तो संविधान संशोधन हुआ था, और वो हुआ था आपके नरसिम्हा राव जी के समय पे। बीजेपी ने बिल्कुल। उसको सपोर्ट किया था, तभी वो संविधान संशोधन हाँ, हो पाया था। बीजेपी तो, आप बताइए, बीजेपी तो अभी जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं आई थी, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने तो आंदोलन चलाया था कि इसे फुल स्टेटहुड मिले। लेकिन जब उन्हें लगा कि यार हमें तो कुछ मिला नहीं है, उधर से शीला दीक्षित से सीधे सत्ता ट्रांसफर हो गई अरविंद केजरीवाल को, तो बीजेपी ने तो इस फुल स्टेटहुड वाली बात को करना ही छोड़ दिया। अब उस पर बात ही नहीं होती है, वरना उस समय अखबारों में डिबेट्स होती थी, चर्चाएं छपती थी, लंबी लंबी बीजेपी के नेता बयान छापते थे लंबे लंबे कि फुल स्टेटहुड, हमारी सरकार आई तो हम इसे फुल स्टेटहुड देंगे। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि आपकी सरकार नहीं आई तो आपने इसे खत्म कर दिया। ये तो वही बात है, चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ। ऐसी ऐसी ऐसे तो बहुत सारे स्टैंड हैं जो वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी ने लिए, और मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है जिनसे पीछे हटी है। ऐसे तो बहुत सारे मामले मिल जाएंगे आपको, हर स्टेट में सब जगह मिल जाएंगे जिनसे बिल्कुल उलट चले हैं ये लोग। तो हमारे केजरीवाल का जो सपना है भारत के प्रधानमंत्री बनने का,
उसका क्या होगा? वो तो आप पहले उन्हें मुख्यमंत्री तो बना के रखिए कुछ दिन और, तभी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 तक तो कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने दें, वो बचेंगे तभी तो, कहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लाले हो गए हैं। वो तो हो सकता है क्या कुछ ऐसी भी डिमांड करने को, ऐसा संविधान संशोधन करने की मांग उठा दें कि क्या जो है चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो स्वैप की जा सकती है कि मैं पंजाब का बन जाऊं और भगवंत मान यहाँ के बन जाएं। ऐसी भी डिमांड कर सकते हैं केजरीवाल तो। वैसे तो हरियाणा का बनना चाहते हैं मैंने सुना, लेकिन वो हुड्डा जो है हाँ। वो उनको एंट्री नहीं दे रहे। देखिए क्या है कि आपने सही कहा कि जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो तो एक मेयर के बराबर ही है, जो एमसीडी का उसी तरह के उसके पास राइट्स हैं। जो नाली खड़ंजा और ये सब काम जो है ये सब उसके जिम्मे है। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल तो चाहते ही हैं, उनका होम स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में तो ये कांग्रेस से सेटिंग करना चाहते हैं कि भाई 10 सीट में से कुछ सीट हमें दे दो। वो तो वहां हुड्डा है, वरना बात अब तक कहाँ पहुंच गई होती। तो केजरीवाल चाहते तो कुछ का कुछ है करना, लेकिन इनके हिसाब से हो तो नहीं पा रहा है ना, ये तो बड़ा मुश्किल में फंस गए ना। वरना कुछ लोग तो उस समय आप याद कीजिए जब पंजाब का चुनाव आया था, खूब ये चर्चा आई थी कि दिल्ली से केजरीवाल इस्तीफा देके कहीं पंजाब से चुनाव लड़ेंगे। खबरें आई थी कि वहां के चीफ मिनिस्टर के दावेदार होंगे। भगवंत मान तो बाद में जीतने के बाद बनाए गए, पहले तो कोई ऐसा था ही नहीं कि भगवंत मान ही बनेंगे। केजरीवाल का नाम था कि केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब का, कुमार विश्वास ने क्या कहा था जिसके घर पे पुलिस भेज दी थी इन्होंने, कुमार विश्वास ने यही तो कहा था कि मैं देखना एक अलग स्टेट का वो बनूंगा, जो हिंदुस्तान में एक अलग देश बनेगा, मैं उसका उसका पीएम बनूंगा। तो वो क्या सपना था, वो यही तो था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं, अब वो किसी बड़े स्टेट के सीएम बनने चाहते हैं, और पीएम बनने की तो विश उनकी है ही, जैसे नीतीश कुमार की है। इसमें क्या गलत या फिर कंपटीशन करें लालू जी से कि साहब कोई कौन अधिक समय, जो भी सबसे अधिक समय तक जेल में बिताए वो जी, वो वो चीफ भी बात मिनिस्टर सही है। बनना चाहिए। ले उसमें उसमें केजरीवाल नहीं पछाड़ पाएंगे लालू को। लालू की तो जो है वो अभी नई सीबीआई की जो चार्जशीट आई है, परसों इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी है, जरा उसे पढ़िए आप। किस किस तरीके से वन बाय वन पूरी फैमिली को उसमें लिप्त दिखाया गया है इस सारे स्कैम्स में। स्कैम में कोई माइकल लाल इस देश में साहब लालू प्रसाद यादव की फैमिली को नहीं पछाड़ सकता। जिस लेवल तक वो लोग पहुंचे हैं, जहां भी गए हैं वहीं उसी लेवल पर, रेल मिनिस्टर बन गए तो, चीफ मिनिस्टर बन गए तो, विपक्ष में रहे तो, वो तो डिप्टी सीएम रहे तो, वो तो उनका तो रिकॉर्ड कोई नहीं बराबर कर सकता साहब। केजरीवाल की हैसियत नहीं है उनका कि बराबर कर ले रिकॉर्ड। हेलो हेलो हेलो। जी 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 जी। आपकी आवाज़ चली गई थी। नहीं। अ, जी तो अभी तो लालू परिवार तो वो रेल वाले घोटाले से भी तो नहीं निकल पा रहा है। हाँ, उसी उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं अंत में कि साहब की केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया है भारतीय राजनीति को, उसी राह पे अब राजनीति चलेगी। और फ्रीबी वाली राजनीति है वो बिल्कुल फ्रीली चलेगी। देखिए केजरीवाल से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड उसके साथी हैं। ये अपने आशुतोष एंड उनके जो जितने समर्थक हैं, जो रोज डिबेट्स करते हैं, आप उनकी पिछले 2 दिन की डिबेट्स जरा सुन लीजिए एक बार। घटिया आदमी, नीच आदमी, ये शब्द इस्तेमाल हैं केजरीवाल के लिए। आशुतोष को बोलना पड़ा कुछ पत्रकारों को कि भाई आप ऑनलाइन एमएसए में लाइव हैं और इस समय प्लीज आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो वो लोग हैं कि भाई एक बात बताइए कि जिस तरह की जिन चीजों के लिए हम मोदी के पीछे पड़ रहते हैं, वही काम अगर आप करने लगोगे तो फिर हम कैसे आपको सपोर्ट कर दें, किस तरीके से सपोर्ट कर दें। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो वही लोग हैं जो इनके साथ रहे थे, जो इन्हें यहाँ तक लेके आए। उनमें से तो अब कोई बचा नहीं है। नहीं बचा तो नहीं है, लेकिन आप देखिए ना वो आज भी जहां पर हैं, वो भले ही गोपाल राय पत्रकार के हैं। अलावा मेरे ख्याल से जो आरंभ के जो लोग थे उनमें से सभी या तो संजय जेल जी चले जो जा इनके चुके हैं साथ, जो या फिर संजय छोड़ जी के जो जा इनके चुके हैं। साथ हैं, वो तो इनके सलाम बजाने वाले लोग हैं। जो थिंक टैंक वाले लोग थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, कुमार विश्वास, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी आज भी इनके प्रति सिंपैथी है।
भले ही वो उन्हें और भी सबको थे, लतियाया है इन्होंने। जैसे मनीष सिसोदिया थे थिंक टैंक में, वो जेल जा चुके हैं। वो तो वो तो संजय यस सिंह मैन थे थे। थिंक टैंक में, वो भी जेल जा वो चुके तो हैं। यस, हाँ वो तो यस मैन है इनके। लेकिन जो इनसे अलग हुए हैं, आप बताइए ना, प्रशांत भूषण के पिताजी ने तो 1 करोड़ रुपए दे के पार्टी बनवाई थी, और प्रशांत भूषण को सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए। प्रशांत भूषण को क्या मिला इसके बदले? कुछ भी नहीं मिला है। तो प्रशांत भूषण आज भी आपको देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए, प्रशांत भूषण केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की भावनाएं भी तो आहत हो रही है ना, जिन्होंने बुरे वक्त में भी हर हालत में केजरीवाल को सपोर्ट किया। जी, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं बड़ी लंबी और चर्चा है देखते हैं संजय जी, कि इस पर तो हम कितना भी चर्चा कर सकते हैं, बहुत लंबा कितना इशू है, कहां से ये तो कहां तक लगातार चलता रहेगा। अब हाँ केजरीवाल जी ने आज मीटिंग की है, उसके भी परिणाम सामने आएँगे। जी इस समय जी जो जी, चल रही देखते है हैं क्या मीटिंग, होता है। उसमें क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी जानकारी बाहर आएगी। हाँ हाँ। और वैसे ये भी बात है कि साहब की वो जो है वो हवा में लठ मार रहे हैं। भई अभी तक तो गिरफ्तार किया नहीं ना, और हाँ बिल्कुल ईडी बिल्कुल प्रक्रिया है वो तो कई बार बहुत लंबी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता लगा 10 बार बुलाया आपको, मनीष तब 11वीं बार सिसोदिया में को किया। भी कोई 6-8 महीने तक इंटरोगेट करने के बाद गिरफ्तार किया। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया के घर तो पहले सीबीआई गई, फिर उसके 4-6 महीने के बाद ईडी वाले गए, फिर दोबारा ईडी वाले गए। वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया, साल भर में मनीष सिसोदिया के बारे में तो साल भर तक लोग कहते रहे थे कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले हैं, तब जाके अरेस्ट हुए थे। तो ये हो सकता है, क्योंकि मैंने जो आपसे पिछली बार भी मेरे ख्याल से तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि भई जब तक इंडी अलायंस को कमज़ोर करते रहेंगे हमारे केजरीवाल जी, तब तक गिरफ्तार नहीं होंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जी देखिए, तेल की धार देखते हैं कैसी है। बिल्कुल, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।